स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। मेरा नाम है, आप जानते ही होंगे। तो बताइएगा ये गाना कौन सा है, कौन सी पिक्चर का गाना है, ज़रूर कमेंट करिएगा इसको। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा कौन से पिक्चर का गाना है और किसने इस गाने को गाया है। अगर आपने सुना होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल। पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल को कंप्लीट करेंगे। गाने वगैरह सुनते रहा करिए। थोड़ा गानों से क्या होता है, एक तरह से म्यूजिकल थेरेपी होती है। जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो अल्जाइमर और डिमेंशिया वगैरह, मतलब भूलने की जो बीमारी होती है, अगर आप भूलते ज़्यादा हैं तो थोड़ा गाने सुना करिए। थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन सुनते रहें, और थोड़ा सा समय 20 मिनट आधे घंटे समय निकाल के गाने सुना करिए और पूरे तरीके से अपने आप को एंजॉय किया करिए। तब जाके आपको जो भूलने वगैरह की बीमारियां हैं धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश का यहाँ पर रिवीजन होगा। जब हम लगातार कंप्लीट कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हैं, तो आप क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग तो एकदम चल रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। वो लोग आगे आएंगे 12 जून के बाद, या फिर उसके बाद कोई पेपर होगा तब आएंगे, मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और तेज़ी से जानेंगे। ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये पूरा मैप है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की साझा होती है। कमेंट करिएगा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और 8 राज्य जो हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बिहार है, झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़ है, इधर राजस्थान है, इधर आपको हरियाणा दिखेगा, और इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड दिखेगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से याद रखिएगा बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 3 जनपद के साथ सीमा साझा होता है। कहीं कहीं पर 2 लिखा है, लेकिन 3 ही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए ट्रिक के द्वारा देखते हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देख लें, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत मतलब भारत देश, यानी 100% जो है उसका 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ओके, ठीक है। अब देखिए, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है, शामली जो है कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। सबसे उत्तरी जिला उत्तरी बिंदु को, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तरी बिंदु को टच करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इधर उत्तराखंड, इधर हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश। ओके ओके ओके। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सबसे दक्षिणी जिला और सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। सबसे पूर्वी बिंदु को टच करने वाला राज्य है बिहार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ट्रिक के द्वारा हम लोग नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितना किलोमीटर सीमा साझा होती है कमेंट करिएगा। ट्रिक है पीके। बस बस महाराज, अब बहुत हो गया, अब मत करो। बस बस महाराज, पीके बस बस महाराज। पी से पीलीभीत, के से लखीमपुर खीरी, बी से बहराइच, एस से श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, एस से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज याद रखिएगा। पीके बस बस महाराजगंज याद रखिएगा। महाराजगंज जो है बिहार के साथ भी सीमा, नेपाल के साथ भी, पीलीभीत उत्तराखंड के साथ भी, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले। कौन कौन से हैं? ट्रिक है सैम बेचारा बीमार है, BMR, सैम बीमार है क्योंकि उसको BP की बड़ी प्रॉब्लम चल रही, BP की प्रॉब्लम है। ए से सहारनपुर, M से आपका मुजफ्फरनगर, B से बिजनौर, M से मुरादाबाद, R से रामपुर, B से बरेली, P से पीलीभीत। ओके, और ये सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, जो सबसे उत्तरी बिंदु को, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हरियाणा के साथ आते हैं। तो हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं, 6 जिले। ट्रिक है SB, ये ऊपर, फिर बीच में दिल्ली है, फिर GAME, ई को साइलेंट कर दीजिएगा। यस से सहारनपुर, यस से शामली जो सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, बी से बागपत, जी से हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ए से अलीगढ़, यम से मथुरा, ई को साइलेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, SSB में गेम हो रहा है। ओके, ठीक है।
दिल्ली के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पर मथुरा देखिए यहाँ पर साझा करता है हरियाणा, राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता, हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है और राजस्थान के साथ भी। ओके ठीक है। आम याद रखिए, आम ठीक है। तो आम ऐसे लिखेंगे, आम हिंदी में लिखिए आम। आ से आगरा, म से मथुरा, ये दोनों जो है कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी में आगरा जो है मध्य प्रदेश के साथ भी, राजस्थान के साथ भी, मथुरा जो है हरियाणा के साथ भी, राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। AI अब मध्य प्रदेश के साथ आते हैं। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। 11 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। AI जल में बंद है, AI जल में बंद है चित्र, AI जल में बंद है चित्र किसका? PM का। AI जल में बंद है चित्र PM का। AI होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, I को E लिख सकते हैं ना, AI। तो A से हो गया आगरा, I यानी E से इटावा, ओके, J से जालौन, J से झांसी, L से ललितपुर, ओके। जल में से महोबा में बंद है बांदा, चित्रकूट PM का, P से प्रयागराज, M से मिर्ज़ापुर। इधर सोनभद्र आपको पता है कि सबसे दक्षिणी जिला है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ललितपुर जो है कि यहाँ पर 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। अब पहुँचते हैं हम लोग बिहार पहुँचते हैं तो बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। आपने अभी देखा कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। आपने देखा कि महाराजगंज जो है कि यहाँ पर बिहार के साथ भी और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ट्रिक में हमने देखा ना, PK बस महाराज, ओके, कोई समस्या नहीं। तो महाराजगंज जो है कि बिहार के साथ भी और नेपाल के साथ भी। इधर सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक दक्षिण में मिल गया, एक इधर ऊपर वाला मिल गया। और आपने ये भी देखा कि सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो बीच में इधर 2 बचते हैं, तो यानी KD कैंपस, KD जानते हैं ना, KD कैंपस में जाएंगे और घटना चक्र पढ़ेंगे। KD ऊपर, GC नीचे, K से कुशीनगर, D से देवरिया और नीचे इधर G से गाजीपुर, C से चंदौली। बीच में बलिया है ही सबसे पूर्वी जिला, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बलिया के फुलेरा गांव में पंचायत शूटिंग, फुलेरा गांव बनाया गया था, पता नहीं वहाँ था कि नहीं था। तो चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं, हो गई सब पूरी तरीके से। अब पूरब से पश्चिम तक 650 किलोमीटर में फैला उत्तर प्रदेश, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत के मैप में देख लीजिए उत्तर प्रदेश को, ये देखिए ललितपुर दिख रहा है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा। यहाँ पर देखिए सोनभद्र है, 4 राज्यों के साथ सीमा। सबसे दक्षिणी बिंदु को छत्तीसगढ़ टच करता है, सबसे उत्तरी बिंदु को यहाँ पर टच करता है हिमाचल प्रदेश, ओके। और इधर देखिए दिल्ली दिख रहा है, यानी 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर नेपाल के साथ साझा होती है। नेपाल को देख लीजिए, नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत नहीं। आसाम को देखिए, आसाम, पश्चिम बंगाल, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, उसके अलावा पश्चिम बंगाल भी, उसके साथ भी सीमा साझा होती है आसाम की। और भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बांग्लादेश भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है आसाम की। सिक्किम देखिए 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम राज्य भारत का। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष आया था, ये कमेंट करिएगा, जिसके थ्रू सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। सिक्किम भूटान, नेपाल और चाइना के साथ बहुत तेज़ी से चलेंगे, एकदम तेज़ी से देखते रहिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे हमने बताया था कि ऊपर से आते हैं हिमालय वगैरह, यहाँ से ये देखिए इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ग्रेट हिमालय, प्री पंजाल, ये नीचे वाला जो है कि यहाँ शिवालिक रेंज होती है। तो फुटहिल्स अब शिवालिक यहाँ नीचे वाला है, नीचे वाला जो क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं। इधर लखीमपुर खीरी, इधर पीलीभीत, इधर कुशीनगर, इधर कुशीनगर है, कौशाम्बी, बलरामपुर, ये सब चीज़ें यहीं पर, ये सब ज़िले आ जाते हैं, है ना। और बिजनौर से एंट्री करती है गंगा नदी, ओके ठीक है। बीच वाला गंगा वाला प्लेन कहा जाता है। नीचे जो इधर देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, विंध्या रेंज इधर है, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच वाला गंगेटिक प्लेन है। हाँ, अब हम देखते हैं प्रदेश के नाम का इतिहास। उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास 1936 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। 1936 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो किस वर्ष से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किया गया है? प्रदेश की राजधानी की बात करें, 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से लखनऊ पूर्णतः, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से, पूर्णतः। यहाँ से देखिए ये जो सामने स्लाइड दिख रही है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में खेला होगा,
चलिए, राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। और राज्य का विभाजन होता है उत्तर प्रदेश का 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को कट करके उत्तराखंड बनाया जाता है। और प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश की। 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य हो गई है, यही 1968 पूछा जा सकता है। दूसरी राज्य की भाषा 1989 से उर्दू है उत्तर प्रदेश की। 1989 से उर्दू है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 75 है। तहसीलों को अपडेट कर दिया, 351 तहसीलें उत्तर प्रदेश में हैं। तहसीलें 351 है उत्तर प्रदेश में। लेखपाल देने वाले लोग विशेष करके ध्यान देंगे, तहसीलें वगैरह पूछी जाएंगी। 351 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। नगर निगम 17। मंडल जो है मंडल 18 है। और 18वां जो नया वाला मंडल बना हुआ है, मतलब नया 2016 वाला बना है, अलीगढ़ है। और कानपुर, लखनऊ, मेरठ, कलम में 6 जिले हैं। यानी ये बड़े बड़े वाले कानपुर, लखनऊ, मेरठ वाले बड़े बड़े मंडल हैं। तो कलम, कानपुर, लखनऊ, मेरठ में 6 जिले हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 403 पता है। विधानसभा में आरक्षित सीटें 86 हैं। 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। तो कमेंट कर दीजिएगा भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं और किस अनुच्छेद के थ्रू विधान परिषदों का गठन किया जा सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या 80। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और लोकसभा में आरक्षित सीटें 17 हैं। 17 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए 0 है। लोकसभा में आरक्षित सीटें 80 में से 17 हैं आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? और उत्तर प्रदेश के बाद कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिनके पास जहां पर लोकसभा की सीटें टॉप 3 हैं उत्तर प्रदेश के बाद? ओके, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31। सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में 12 हैं और आजमगढ़ में 10 हैं। आजमगढ़ एक मंडल है, आजमगढ़, मऊ, बलिया एक मंडल में आते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें श्रावस्ती, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट। श्रावस्ती, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही हैं। 8 महाजनपद है ना। मगध राज्य के बाद आपने पढ़ा होगा, मगध राज्य मतलब सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद बन के उभरा था। ओके, ठीक है। तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल की साकेत, मल्ल कुशीनारा और काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, चेदी सुक्तिमती, सूरसेन मथुरा, कुरु इंद्रप्रस्थ, ये राजधानियाँ थीं। बताइएगा सबसे दक्षिण में यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, कौन सा था, उसकी राजधानी क्या थी? और राजस्थान में एक महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। लेक्चर भले ही 1.5 घंटा या 2 घंटे का हो जाए, पढ़ाएंगे तो पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको जाना हो तो चले जाइए, अपन तो नहीं रुकने वाला भैया। चलिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल वगैरह हम लोगों ने देख लिया, 650 पूर्व से पश्चिम। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर क्षेत्रफल में है राजस्थान, फिर एमपी आइए, फिर महाराष्ट्र, फिर वहीं से सीधे से उड़ के आ जाइए उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले लखीमपुर खीरी, फिर उससे छोटा है सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, पीके, के से खीरी, लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी इधर है, और फिर सोनभद्र सबसे दक्षिण वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और भारत देश में एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वह सोनभद्र है। फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का, हापुड़ मेरठ के पास देखिएगा, हापुड़ है। फिर भदोही है, भदोही यानी संत रविदास नगर भी इसका होता रहता है, और भदोही भी। गाजियाबाद फिर आ जाता है, फिर शामली, गौतम बुद्ध नगर। तो 4 याद रखिए, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली। ओके, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई आप लोग कमेंट करेंगे। ये हो गई चीज़ें। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है उत्तर प्रदेश। मथुरा में, बरसाना लट्ठमार होली मनाई जाती है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये भी आप लोग बता दीजिएगा,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक नम भूमि कहाँ? सोनभद्र में सबसे दक्षिणी जिला, और सोनभद्र में क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी के बाद। लेकिन वन क्षेत्रफल की बात करें, वन क्षेत्रफल, तो सोनभद्र नंबर 1 पर है। सबसे कम नम भूमि बागपत में है और हाथरस में है। बागपत और हाथरस में सबसे कम नम भूमि है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी के कुछ जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जैसे ललितपुर हो गया, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो मतलब कुल जो है कि ललितपुर से शुरू करिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये सब जिले इधर दक्षिण वाले जो हैं वो आ जाते हैं किसके अंतर्गत? बुंदेलखंड के अंतर्गत। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं आता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, हम तेज़ी से चल रहे हैं, आप थोड़ा सा स्लो करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। एनसीआर के अंतर्गत, एनसीआर के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के हैं। एनसीआर के अंतर्गत देखिए यहाँ पर दिख रहा है हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले हैं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिले हरियाणा के हैं, कम से कम 14 जिले हैं हरियाणा के जो एनसीआर के अंतर्गत हैं। नेशनल कैपिटल रीजन, कोई पूछता है कभी कोई दिल्ली में है तो कहते कहाँ पे हैं भैया? अरे दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं, एनसीआर बोलते हैं लोग। नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। अलवर और भरतपुर जो है कि राजस्थान के 2 हैं एनसीआर के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के 8 हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। याद रखिएगा ये सब जिले हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि भैया बताओ एनसीआर के अंतर्गत कौन सा नहीं है? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। हापुड़ सबसे कम है क्षेत्रफल में, फिर हापुड़ के बाद भदोही, फिर गाजियाबाद। यानी क्षेत्रफल में जो सबसे कम वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के, हापुड़ सबसे छोटा है, फिर उसके बाद आ जाता है भदोही, फिर उसके बाद गाजियाबाद आ जाता है। तो 2 ठो यहीं याद हो गया। और हमने बताया कि हापुड़ के पास मेरठ है और मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब जानते ही हैं। शामली सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, वहीं सटा है बागपत, फिर बुलंदशहर भी है, तो याद रख लीजिएगा। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का 12 सिंघा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, एक तो कहीं लेके तोड़ दिया है ना लड़ाई करके, तो 12 सिंघा है। 12 सिंघा राजकीय पशु है, राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का 12 सिंघा। ओके, राजकीय पक्षी पहले देख लेते हैं राजकीय वाले, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच, सारस अथवा क्रौंच है राजकीय पक्षी। और राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है, राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 2 गो मछली है, 1 गो तीर धनुष बा। और ये गंगा और यमुना नदियों का संगम प्रयागराज में होता है। गंगा एंट्री करती है बिजनौर जनपद से। ओके, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पुराने जो प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ स्थल हैं यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के। तो देखिए यहाँ पर है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल एवं कब्रिस्तान वगैरह वगैरह। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी व सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। ओके, ठीक है। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ जो है, एक आदमगढ़ है, आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, तथा बागोर भिलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भारत में प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। लहुरादेव प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरादेव स्थित है। ओके, और यहाँ से क्या हुआ है कि चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। चावल है ना, चावल खाते थे संत कबीर नगर में। तो गाना है ना, वो कबीरा मान जा, तो कबीरा बखीरा वेटलैंड जो है संत कबीर नगर में है, याद रखिएगा। संत कबीर नगर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उपमहाद्वीप की बात हो रही यहाँ पर, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं।
चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, कोल्डिहवा 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 इलाहाबाद कोल्डिहवा इलाहाबाद चावल की भूसी। संत कबीर नगर में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महादाव उत्तर प्रदेश में हड्डी और सींग वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ में, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, पशुपालन और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में पशुपालन कौनो समस्या ना ही होए का चाहिए। ओका नहीं ओके, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। अभी भी हिंडन नदी, हिंडन गाजियाबाद वगैरह जानते हैं, हिंडन इधर है, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस भी है। तो ईस्टर्न फ्रंटियर है इसका, हिंडन यहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए बड़ा गांव सहारनपुर में हुलास, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। आलमगीरपुर मेरठ में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया। हाँ, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी महिला हैं, ठीक है। सुचेता कृपलानी, जेबी कृपलानी को लोग महिला समझ लेते हैं। जेबी कृपलानी इनके पति जी थे। सुचेता कृपलानी राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, कमेंट कर दीजिएगा। राज्य की, हाँ, कौन से अधिवेशन में कहाँ पर हुआ था उसमें बनी थी। राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्तमान समय में है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 4 बार, जिन्होंने सिर्फ एक सीट से अपने आप को संतुष्ट रखा है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यक्ति रूप में 21वें, कार्यकाल रूप में 33वें हैं। और 37 साल बाद ऐसा कारनामा हुआ है कि दोबारा से मतलब फिर से सत्ता में आकर दोबारा सरकार बनाए हैं। 47 महिलाएं जो 18वीं विधानसभा में चुन के आई हैं, 47 महिलाएं 18वीं विधानसभा ये थी चुन के आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान में सतीश महाना जी हैं, 18वें नंबर के होंगे संभवतः। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे, 1975 में यह पद सृजित किया गया। और वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का है। और लोकपाल की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं। तो बताइएगा लोकायुक्त का पद किस राज्य में पहली बार सृजित किया गया, किस राज्य में पहली बार बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय व्यवस्था की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आप संविधान के अनुच्छेद को जानते हैं, 214 से 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान है। 214 से 237 तक। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई थी। यह 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। 160 याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है, फैजाबाद हाईवे पे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तो सबके दिमाग में आ रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लेकिन है ये लखनऊ में। 1986 में यह स्थापित हुई है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ओके। राज्य सूचना आयोग की बात करें, सूचना आयोग तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत 14 सितंबर 2005 को गठित किया गया। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति एम.ए. खान थे, 2006 को पदभार ग्रहण किए। एम.ए. खान थे पहले मुख्य सूचना आयुक्त। तो बताइएगा भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, कमेंट कर दीजिएगा। ओके। सूचना का अधिकार वगैरह 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 2019 में इसको संशोधित किया गया। प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार द्वारा सूचना जारी कर केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अनुसूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया गया। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष कर दिया गया। राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं प्राप्त है। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं, 4थे नंबर के हैं। तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन मुख्य सूचना आयुक्त थे? क्या कोई महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है भारत की? कमेंट कर दीजिएगा अगर बनी होंगी तो। ओके। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 को किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण थे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य महिला आयोग की बात करें तो 2013 में इसका गठन किया गया। राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित 2013 के तहत 26 अप्रैल 2013 किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम जी हैं। तो पहली अध्यक्ष कौन थी?
ठीक है। कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 जनवरी 2020 को लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली, तो पुलिस आयुक्त कमिश्नरी का सिस्टम, कमिश्नरेट सिस्टम जो शुरू करने के लिए 4 जनपद हैं, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ गौतम बुद्ध नगर। कानपुर और वाराणसी, लखनऊ राजधानी है, गौतम बुद्ध नगर सटा हुआ है नोएडा वाला, है ना। तो लखनऊ गौतम बुद्ध ऐसे याद हो गया, वाराणसी तो फेमस है ही, कानपुर नगर भी याद रख दीजिए, 4 जगह पर कमिश्नरी सिस्टम है। और यहाँ पर है कि 4 महानगरों में पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो कानपुर, लखनऊ यही वाले जहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं, मतलब कमिश्नरी सिस्टम है, और 2, एक प्रयागराज होगा, एक गाजियाबाद, ये भी याद रख लीजिएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मनोज कुमार जी हैं, ठीक है। कारागार एवं प्रशासन एवं सुधार, यहाँ पर है कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। संपूर्ण आनंद यानी संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद जगह है लखनऊ में जेल डिपो का स्थापित की गई है। ओके, ठीक है। एक पढ़ाई तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है उत्तर प्रदेश में। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। अनौरा लखनऊ कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन है, स्लो करके देख लीजिएगा। हाँ, आपको बता दें, परीक्षा वाड़ी बाई कर लीजिएगा मार्केट से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन को करीब 3 से 4 बार देखिएगा, मतलब सही आंसर को याद कर डालिएगा उसको। ओके, और ख़ास करके उन चीज़ों को जैसे कि जहाँ पर संस्थान वगैरह दिए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब जनगणना देखते हैं 2011 की उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और आप लोग पढ़ते पढ़ते 2011 से अब पहुँच चुके हैं 2022 में। तो वही चीज़ है कि इस ज़िंदगी के दिन कितने कम हैं, इतनी है खुशियाँ, और गम कितने बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। इसकी विधिवत शुरुआत 1881 में रिपन के काल से हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती रही है। आप लोग ये सब जानते हैं, जनगणना से जन कल्याण इसकी थीम थी 2011 की। कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार थी। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश के बाद। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल में राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बाद चौथे स्थान पर है ना। जनसंख्या में नंबर 1 पर है, क्षेत्रफल में ऐसे हैं। ठीक है, प्रदेश की आबादी पूरे भारत की आबादी का 16.51% है, मतलब 100% में 16.51% है। प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के 100% क्षेत्रफल का 7.33% ही है। ओके, विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर की बात करेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश ना एक देश माना जाए तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का देश जनसंख्या में होता। ठीक है, कहने की बातें हैं। वैसे ब्राज़ील को 2011 में इसने पीछे छोड़ दिया और 5वें स्थान पर आ गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया क्षेत्रफल में है। जनसंख्या की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है। ओके, ठीक है। तो धार्मिक जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े हैं। धार्मिक जनगणना की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, फिर सिख, फिर उसके बाद बौद्ध, फिर जैन और अन्य लोग भी हैं इसमें। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू, फिर उसके बाद जो है कि मुस्लिम, फिर उसके बाद सिख हैं, फिर उसके बाद ईसाई हैं, फिर उसके बाद बौद्ध हैं, फिर उसके बाद जैन हैं। यानी जैन बौद्ध लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। याद रखिए 0.10 ही है, 0.10 ही, लेकिन जैन लोग 0.11 है। बहुत नॉर्मल सा अंतर है। तो बौद्ध लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कम है। ओके, ठीक है। धार्मिक भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे लोग, मतलब सभी लोग खुशी से रहें, क्योंकि इस ज़िंदगी के दिन कितने कम हैं और थोड़ी सी है खुशियाँ, और गम कितने ज़्यादा हैं, गम कितने अधिक हैं। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के, है ना। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद का स्थान आता है। मुरादाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। प्रयागराज में तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या है। 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले जिले, सबसे कम आबादी, सबसे कम जनसंख्या महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। महोबा पान के लिए बहुत
प्रसिद्ध है ना। खैके पान बनारस वाला नहीं कि बनारस में है, महोबा में पान सबसे कम उत्पन्न होता है। वृद्धि दर वगैरह 2001 से 11 में प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 20.22% रही। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष और महिला 10 की वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले, यानी सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई और न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर में हुई, कोई समस्या नहीं। सबसे कम आबादी महोबा, सर्वाधिक आबादी प्रयागराज। याद रखिए, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे कम भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वह है अरुणाचल प्रदेश में, जो पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर हैं। और सर्वाधिक 1106 बिहार में है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1106 बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरला में, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या में तो हम लोग टॉपर हैं एकदम। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला के बाद यूपी है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 11,320 कुछ है। ओके। हाँ, शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले, गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व वाले जिले शीर्ष 5 गाजियाबाद। लेकिन हापुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। गाजियाबाद दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में, है ना, थोड़ा सा बड़ा है। तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। फिर वाराणसी का स्थान आ जाता है जनसंख्या घनत्व में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ललितपुर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। लेकिन महोबा में सबसे कम आबादी है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम ललितपुर में है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो कुछ नहीं करना है। साक्षरता दर देखिए 67.70% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 57 माइनस 10 करेंगे तो महिलाओं की आ जाएगी और प्लस 10 करेंगे तो 77.30 आ जाएगी पुरुषों की जनसंख्या घनत्व, तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व थोड़े बता रहे थे, लिटरेसी साक्षरता दर, तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है, फिर कानपुर नगर में। सर्वाधिक औसत साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर में है। और न्यूनतम है जो श्रावस्ती में न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर, वहीं सब सटे हुए हैं, ओके, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता और पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है, कानपुर नगर दूसरे नंबर पे है साक्षरता में, औसत में, लेकिन महिला साक्षरता में नंबर 1 पर है। सर्वाधिक पुरुष में गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती में है, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में, न्यूनतम महिला साक्षरता भी श्रावस्ती में, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिंग अनुपात की बात करें तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 912 है, राष्ट्रीय औसत 943 है, ओके। 0 से 6 वर्ष यानी शिशुओं की बात करें तो शिशु लिंग अनुपात जो है 902 प्रति 1000 है और नेशनल एवरेज जो है 914 है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले हैं, जौनपुर में सबसे अच्छा लिंगानुपात है और फिर आजमगढ़ में है, जौनपुर में है लिंगानुपात सबसे बेहतर है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया है, ओके। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है, ओके। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंग अनुपात है 851 है, फिर बागपत और हमीरपुर का स्थान आता है, ओके। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो बलरामपुर में 0 से 6 साल वालों का, बलरामपुर, फिर वहीं सटा हुआ संत कबीर नगर, ओके। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है बागपत में, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर जो सटा हुआ है दिल्ली से नोएडा, इसी में है। ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, IT वगैरह के लिए फेमस है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान 11.79 का महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। नगरीय जनसंख्या की बात है तो 11.79% है पूरे देश की जनसंख्या का, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इतना है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% लोग गांव में रहते हैं, ओके। शहरों में 22.3% लोग हैं। गांव के लोग बहुत रिलैक्स होकर रहते हैं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी स्लो हो चुकी है। स्लो मतलब कि इतना बेफिक्र है लोग, एकदम मौज करते हैं, खा पी के मस्त सोते हैं, दोपहर के समय में खूब नींद लेते हैं बढ़िया वाली। प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 है। 1 से 10 लाख 64 और 10 से 10 लाख से ऊपर आबादी वाले 7 हैं। तो याद रखिएगा, ये फार्मूले के द्वारा देखते हैं, ये 7 हैं 10 से अधिक वाले। तो आवागा
इलाका में, आओ कभी भैया, आओगा इलाका में। आगरा वाराणसी गाजियाबाद, ई से इलाहाबाद, ल से लखनऊ, का से कानपुर, म से मेरठ। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 20.7% है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 16.6% है। 2011 की जनगणना। ओके, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश, शेड्यूल कास्ट जाति वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब है, जबकि उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है। ओके, ठीक है, पंजाब में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं, फिर इलाहाबाद में। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति की बात करें तो बागपत में, बागपत फिर श्रावस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले, कौशाम्बी फिर सीतापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे कम सोनभद्र में, मतलब सोनभद्र फिर कौशाम्बी। ओके, 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले बागपत में, फिर बरेली में। राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 2011 में 907 है, जबकि 2001 में 900 था। 1991 में 875, तो 2011 वाला 907 है अनुसूचित जातियों में। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 1021 है, सबसे बेहतर है। आजमगढ़ में सबसे बेहतर अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान के चलिए, मतलब बहुत प्रोबेबल है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% जनजातियाँ, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.6%। उत्तर प्रदेश 0.6 और देश में 8.6। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, सोनभद्र में सर्वाधिक, फिर बलिया में, फिर देवरिया। सोनभद्र में सर्वाधिक, फिर बलिया में। ओके, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाले राज्य के जिले क्रमशः हैं बागपत, कन्नौज, फिर बदायूं है। ओके, और प्रतिशतता की बात करें तो सोनभद्र में ज़्यादा, फिर ललितपुर में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 951 है। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 951 है शेड्यूल ट्राइब में, और वहीं अनुसूचित जाति की हम बात करें तो लिंगानुपात 907 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2011 में 9.5% है, 9.5% है। ओके, इस संदर्भ में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। स्लम आबादी, स्लम आबादी से रिलेटेड, स्लम सेंसस से रिलेटेड उनकी गणना करने के लिए एक कमेटी 2011 में बनाई गई थी, या उसके पहले बनाई गई थी, या बाद में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, कौन सी कमेटी थी, उसका नाम आप कमेंट कर दीजिएगा, शायद यूपीपीसीएस पूछ भी चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10 की वृद्धि दर, भारत एवं उत्तर प्रदेश की बात करें जनसंख्या के मामले में, तो ये देखिए 1991 से 2001 में 25.85% वृद्धि दर है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 25.8% थी। और भारत में 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जनसंख्या की रही है। 1961 से 71 में 24.80, और ये 1991 से 2001 में 25.85। 1911 से 1921 में जनसंख्या भारत की घटी थी, -0.31 घटी थी, और उत्तर प्रदेश की भी इसी में -3.16 घटी थी, निगेटिव जनसंख्या हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, तो इस प्रकार से याद कर लीजिए कि उसी वाले 10 साल में हुआ था। ओके, तो -0.31 हुआ था, है ना। तो इसी को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में वाटर रिसोर्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं नदियों के बारे में देखते हैं। गंगा नदी बिजनौर से एंट्री करती है, चली आती है यहाँ पर प्रयागराज में, यमुना आकर इससे मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा कन्नौज में मिलती है, फिर गोमती आकर मिलती है इससे यहाँ पर गाजीपुर में गोमती मिलती है। शारदा और घाघरा आकर यहाँ पर बिहार में मिलती है, इससे राप्ती भी देखिए इसकी शारदा वगैरह में, घाघरा में, सरयू वगैरह में। गंडक नदी भी आयोग माना है कि गंडक नदी भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने यह माना है। एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आयोग ने एक बार पूछा था कितने राज्य, 9 ऑप्शन दिया था, 9 को ही मान लिया, है ना, 9 को आयोग मान लिया। अब ज़बरदस्ती काहे मान रहे हो भैया, आयोग मतलब ज़बरदस्ती मान रहे हैं, 9 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश मान रहे हो दिल्ली को, तो केंद्र शासित प्रदेश ही मानो ना, राज्य काहे मान रहे हो। तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। अगर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है 8 राज्य वो सही नहीं मानता है, तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, है ना, आयोग के लिए, तभी वो मानेगा कि 8 ही राज्य हैं। और इंटरव्यू में जब पूछते हैं तब कहते हैं कि 8 ही राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है।
गजब का क्या बताएं अब। ठीक है, तो यमुना है, ये देखिए यमुना आके प्रयागराज में मिलती है। ये सब सहायक नदियां हैं, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा की सहायक नदियाँ। इधर आपको यमुना दिख रही है, इधर आपको सोन दिखेगी, आगे जाकर मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें, देखिए हिंडन यहाँ दिख रही, इधर आपको चंबल दिख रही है, इधर बेतवा दिख रही है, इधर केन दिख रही है, देखिए दाहिने साइड से, है ना, यमुना की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी उसी चीज़ दी गई है वही। हाँ जी, देखिए गंगा नदी निकल के कहाँ से आती है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी एक बार शायद आयोग ने पूछा है, किसी एग्जाम में पूछा है मेंस में, लेकिन अभी पूछा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है यूपीएससी भी पूछेगा इसको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बेहतर तरीके से चीज़ें दी गई हैं। बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, धौली गंगा आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। पहले याद रखिए, विष्णु मिले नंद जी से, नंद जी मिले कर्ण जी से, और कर्ण जी से जब मिलते ही हैं, विष्णु जी नंद जी से मिले, कर्ण जी से जब मिलते हैं दोनों लोग जाके, तो कर्ण जी रुद्र हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भैया ये देवताओं की बातें, थोड़ा शांत रहिए। तो यानी देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलकनंदा में आगे धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है नंद प्रयाग में, नंदाकिनी आकर मिलती है, आगे बढ़ती है अलकनंदा पिंडर आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में, फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा यहाँ पर अब मंदाकिनी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है भागीरथी आकर मिलती है देवप्रयाग में, है ना, देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, आगे गंगा कहलाती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, चली आती है। ठीक है, तो आगे गंगा कहलाती है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक बार और। प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से लगभग 900 किलोमीटर से होकर बहती है। सर्वाधिक गंगा तट बदायूं जनपद में है। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी तक होती है। सर्वाधिक बीओडी कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया था, कहीं कहीं पर 2009 भी दिया रहता है, लेकिन 2008 को ही दिया गया। 2009 में तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी ना। बिजनौर जनपद से प्रवेश तथा बलिया जनपद से इसका गंगा नदी का निकास होता है। बिजनौर जनपद, अभी समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया गया कि गंगा नदी किस राज्य से एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश में। रामगंगा आकर कन्नौज के निकट मिलती है। गोमती गाजीपुर के निकट आकर मिलती है। इसमें सई नदी बलिया में आकर मिलती है। यमुना प्रयागराज में आकर मिलती है। ओके, यमुना इधर से दाहिने साइड से टोंस प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। लेफ्ट बैंक की बात करें तो रामगंगा, लेफ्ट यानी बाएं साइड से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। राइट बैंक से यमुना और सोन महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके अलावा बिहार में चले जाएंगे तो कीउल हो गई, अजय हो गई, पुनपुन हो गई, ये सब नदियां आकर मिलती हैं गंगा में। ये देखिए गंगा नदी किनारे कुछ बसे हुए गंगा के तट पर स्थित हैं, जैसे कि गाजीपुर, शेरपुर, बलिया हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्ज़ापुर वगैरह हो गया, प्रयागराज है, श्रृंगेश्वर है, और डाला मऊ रायबरेली का, बिठूर कानपुर नगर में महत्वपूर्ण है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है। ओके, बिजनौर, हस्तिनापुर, नरौरा बुलंदशहर का, नरौरा का स्ट्रेच जो है बुलंदशहर और उसके आगे तक जो है वो भी वेटलैंड घोषित किया जा चुका है। बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी यमुना जालौन में है, यमुना नदी के तट पर। हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज यमुना नदी के तट पर ही स्थित हैं ये सब। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना 2009 में हुई थी। यमुना नदी जो है कि यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ रेंज से निकलती है। प्रदेश में 20 जिलों से होकर गुजरती है। प्रवेश सहारनपुर जनपद से होता है तथा इसका समापन प्रयागराज जनपद में होता है। सहारनपुर से एंट्री करती है। देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन दाहिने साइड से राइट बैंक से आकर मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन राइट बैंक से आकर मिलते हैं। हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा लेफ्ट बैंक से आकर मिलती हैं। याद रखिएगा, हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा। और पूछ लेगा पूरब से पश्चिम, देखिए पूछा भैया, पूछा है कि निम्नलिखित नदियों, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। तो क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 4, 3, 1, 2 चंबल, सिंध, बेतवा, केन, है ना, ये आंसर हो जाएगा ये। और इसी प्रकार से हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा जो कि लेफ्ट यानी बाएं साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है कहाँ से मिलती हैं? राइट बैंक से हैं, मतलब दाहिने साइड से आकर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ गोमती नदी फुलहर या गोमत झील पीलीभीत जिले से निकलती है। गंगा नदी में कैथी गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनत से निकलती है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली, मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और आगे चलकर अयोध्या में सरयू कहलाती है। घाघरा छपरा में बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है,
राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास बिजनौर से होता है और बलिया से निकास होता है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर जिले से। रामगंगा गंगा मिलती है कन्नौज के निकट। काली नदी गंगा मिलती है कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा गंगा मिलती है बदायूं में। याद रखिए, बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं मिलती है। यमुना नदी का प्रवेश और समापन होता है सहारनपुर व प्रयागराज में। ठीक, अब देखिए कुछ ताल वगैरह, ताल, तलैया, पोखरे, ये सब हैं। फुल्लर झील पीलीभीत जानी गए, वहाँ से गोमती निकलती। मोती झील कानपुर में है। मोती झील कानपुर में, मोती झील कानपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। सुरहा ताल बलिया में, सुरहा ताल बलिया में, सुरहा ताल बलिया में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भी पता होगा, सोनभद्र में है। बेला सागर, बेला सागर, बेला सागर यानी बीएम, बेला सागर महोबा में। और बरुआ सागर ताल, बरुआ सागर ताल है झांसी में। कीथम झील आगरा में और वेटलैंड भी है, वेटलैंड भी है। कीथम झील सूर सरोवर आगरा या कीथम झील आगरा में है, वेटलैंड भी है। गोकुल मथुरा में, गोकुल झील, गोकुल ताल मथुरा में है। और शुक्र ताल, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में, शुक्र है मुजफ्फरनगर, है ना, तो मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है, याद रखिएगा, सुमेलित करने के लिए दिए जा सकते हैं। नलकूप से सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मतलब 70% से ऊपर सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है और भारत के राज्यों में सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा ही सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप ही है। नहरों से सिंचाई के मामले में 30.91% आयोग ने माना है, इसलिए हम भी बता रहे हैं कि 30.91% नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद कुएं, तालाब, झील, पोखरे वगैरह से सिंचाई वगैरह होती है उत्तर प्रदेश। प्रदेश में सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में हैं। बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली सहडोल मध्य प्रदेश सोन नदी पर। यूपी एमपी झारखंड की संयुक्त परियोजना है यह, इससे सोनभद्र वगैरह वगैरह को सिंचाई का लाभ मिलेगा। लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर पेयजल पीने के पानी के लिए बनाया गया। लवकुश बैराज कहाँ पे है? कानपुर में गंगा नदी पर, याद रखिए कानपुर में गंगा नदी पर। गोकुल बैराज, गोकुल ताल अभी हम देखें तो गोकुल बैराज यमुना नदी पर आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए है। गोकुल बैराज मथुरा में ही है। ओके, हथनी कुंड बैराज सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, दिल्ली। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है, सहारनपुर के पास यमुना नदी पे है। ओके, लखवाड़ बिजली परियोजना भी फरवरी 2021 का यहाँ पर है। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं इसमें। लखवाड़ बिजली परियोजना में 6 राज्य हैं, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, है ना, एक दूसरे से सटे हुए हैं एकदम उत्तर प्रदेश से, देख लीजिएगा। और परियोजना के तहत उत्तराखंड के देहरादून के लोहारी गांव के समीप यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध निर्मित होगा। 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध निर्मित होगा। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। केन नहर परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। केन नहर परियोजना, केन बड़ा न्यूज में चल रही, तो केन नहर जो है, केन नदी जो है उत्तर प्रदेश की किस जिले में एंट्री करती है? रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध, ये माता टीला बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध, राजघाट बांध, सब देखिए बेतवा नदी पर ही हैं। गुरुसराय और मंदर नामक यहाँ से नहरें निकाली गई हैं, जो कुछ जिलों को, हमीरपुर, जालौन को इससे लाभ मिलेगा। ओके, रिहंद घाटी परियोजना 1962 में बनकर तैयार हुई थी। सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है। यहाँ पर देखिए रिहंद रिजर्वायर है, ये रिहंद नदी है। यहाँ रिहंद रिजर्वायर जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, जिसका गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम रखा गया। और गोविंद बल्लभ पंत जी ही उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और पंत यूनिवर्सिटी एक कल्चर यूनिवर्सिटी है, एक कल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये रहा मैप। गोरखपुर देखिए राप्ती नदी के तट पर स्थित मगहर, 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 आमी नदी, मगहर, 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 आमी नदी, आमी नदी, आमी नदी, मगहर, ये है मगहर। संत कबीर नगर में कबीरा, कबीरा, कबीरा और बखीरा, 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 बखीरा वेटलैंड जो बना नया वाला 49 नंबर। बांदा में केन नदी, बांदा केन नदी के तट पर है। हमीरपुर बेतवा व यमुना नदी का संगम। प्रतापगढ़ में सई नदी। मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी, गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। सोनभद्र सोन नदी, बिठूर गंगा नदी के तट पर है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। और यही गोमती नदी निकल के आती है पीलीभीत जिले से गोमत झील, फुल्लर झील। ओके, कौसाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौसाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब।
अब वन संपदा तथा वन जीव की बात करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी, लेकिन अब जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को 2022 में जो सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम तो नहीं दी गई है। स्वीडन इसका होस्ट कंट्री है। ओनली वन अर्थ कैंपेन जो है उसका स्लोगन होगा, ओनली वन अर्थ विथ द फोकस ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। दोनों में से कोई आए उसको मार दीजिएगा। स्वीडन होस्ट कंट्री है 2022 का, ओनली वन अर्थ इसका कैंपेन का स्लोगन है, और विद द फोकस ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ पीस। तो कमेंट करिएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संख्या 11 है। चंद्रप्रभा च से चाचा, चंदौली में राज्य का प्रथम। किशन किल कर दो, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में नंबर 1 पर। कतरनिया घाट वहीं सटा हुआ लखीमपुर खीरी से बहराइच। कतरनिया घाट कब कर दीजिए, कब कतरनिया घाट बहराइच। ओके, रानीपुर रांची कर दीजिए, रांची यानी चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में। ललितपुर सबसे मतलब 3 तरफ से जो घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से सबसे छोटा ये वन्यजीव विहार। चंबल आगरा इटावा औरैया, चंबल नदी भी आपको पता होगी किधर से आती है, तो आगरा इटावा औरैया आप मार देंगे। कैमूर भी पता होगा तो आप बिहार के साइड जाकर मार देंगे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वाला है, मेरठ मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर। सोहागी बरवा सोहागी बरवा महाराजगंज। सुहेलवा श्रावस्ती और बलरामपुर के बॉर्डर पर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और वन्यजीव विहार तो नाम में ही है। कछुआ अभ्यारण्य है वाराणसी में है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा किस वर्ष दिया गया, डेट भी हो सके तो बता दीजिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 17वें नंबर की 2021 वाली रिपोर्ट जो आई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार यूपी में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो कहीं डेटा 6.88 है, लेकिन कई जगह पे हमें प्राप्त हुआ 6.15% डेटा, और बाकी ट्री कवर 3.05% है। तो इसको ऐड करके देख लीजिएगा। ओके, टॉप 4 एरिया जो है क्षेत्रफल में, टॉप 4 जिले जहां पर वन क्षेत्रफल है, सोनभद्र लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है। क्षेत्रफल की बात करें, वन क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल में एरिया की बात करें तो लखीमपुर खीरी नंबर 1 पर है और सोनभद्र दूसरे पर है। वहीं वन क्षेत्रफल तो सोनभद्र पहले पे, लखीमपुर खीरी दूसरे पर है। ओके, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर पीलीभीत है। मिनिमम में बात करें तो भदोही है, फिर मऊ है, संत कबीर नगर, फिर मैनपुरी। भदोही संत रविदास नगर है। ओके, मिनिमम वन क्षेत्रफल में। परसेंटेज की बात करें तो सोनभद्र उसमें भी टॉप पर है, फिर चंदौली आ जाता है दूसरे नंबर पे, चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्ज़ापुर। टॉप 4 परसेंटेज में मिनिमम की बात करेंगे तो भदोही में मिनिमम भी है, भदोही में सबसे कम परसेंटेज में भी हैं। ओके, ठीक, एरिया में भी 1 है और मिनिमम परसेंटेज में भी है। ओके, फिर मैनपुरी का स्थान, फिर देवरिया मऊ है। फर्स्ट 1 ग्राम की बात करें उत्तर प्रदेश में तो बेलहत्थी सोनभद्र का। 2030 तक का उत्तर प्रदेश का टारगेट है सरकार का कि 2030 तक फॉरेस्ट और ट्री कवर को 15% बढ़ा दिया जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर सबसे कम, हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही, फिर शामली है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो ICFR की रिपोर्ट आई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 17वें नंबर की रिपोर्ट है, उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड मतलब सॉरी भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है कि फॉरेस्ट कवर 21.71% हो चुका है। ट्री कवर 2.91% हो गया है, और टोटल बात करेंगे 24.62% हो चुका है। ओके, ठीक है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है तो मैक ओम ट्री है, मैक ओम MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सत्ता की बात करेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में। ओके, और हाईएस्ट इंक्रीज किस राज्य में हुए, तेलंगाना में हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हैं, जैसे आप देख रहे हैं पर सत्ता में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मैनपुरी हम बोल रहे हैं, मणिपुर में है ना। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कमी हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा तेलंगाना, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा में। ओके, ICFR की रिपोर्ट घटनासार हो, घटना चक्र में सब में दी गई है, उसको एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ओके, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में 1906 में स्थापित हुई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में 1958 में इसकी स्थापना हुई। नीरी नागपुर 1958 में स्थापना हुई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिम बिहार की बात करें, बर्ड सेंचुरी की उत्तर प्रदेश में बात करें तो बखीरा बखीरा बखीरा, कबीरा कबीरा कबीरा, संत कबीर नगर, मगहर, आमी नदी के तट पर, है ना। लाखों की बात हो रही है, लाख, कन्नौज सबसे बड़ा है, लाखों की बात है, सबसे बड़ा है पश्चिम बिहार और कन्नौज में है। नवाबगंज, नाऊ 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 नाऊ, नवाबगंज उन्नाव, नाव है ना, नाव, नवाबगंज उन्नाव में जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद किया जा चुका है, राज्य का प्रथम है, वेटलैंड भी है। ओखला 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 ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम बताए थे नोएडा तो गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में ये ओखला सेंचुरी फैली हुई है। पार्वती अरगा, गा 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 से गोंडा, ओके। पटना 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 बिहार में नहीं, पटना 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 पटना, ट ट ट ट से एटा सबसे छोटा है, ओके, पश्चिम बिहार। समान समान, माँ से मैनपुरी, समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। समसपुर 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 रायबरेली में है, ये तो याद करिए। सांडी सांडी, सांड सांड सांड, हर हर महादेव तो हरदोई में। सरसई सरसई सरसई, ई से इटावा में है, वेटलैंड है। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण ताल भी नाम कर दिया गया, बलिया में है। विजय सागर हमीरपुर महोबा में। सूर सरोवर आगरा में, कीथम झील भी है, यही है नाम है, सूर सरोवर आगरा में, वेटलैंड भी है। बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़, केंद्र द्वारा इसको राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है अलीगढ़ में, सेखा झील अलीगढ़ में, केंद्र द्वारा इसको राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेट किया गया था चेन्नई में। वर्तमान में भारत में 49 वेटलैंड है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड है। बखीरा बखीरा कबीरा कबीरा 49वें नंबर का है। खिजाड़िया गुजरात का है, ओके। उत्तर प्रदेश के 10 वेटलैंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 49 में से 10 हैं, सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। बखीरा कबीर नगर। नाऊ नवाबगंज उन्नाव में, लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव पड़ता है, कानपुर नगर के बीच में, तो उन्नाव नाऊ नवाबगंज उन्नाव, जिसका चंद्रशेखर आज़ाद भी नाम किया जा चुका है, ये है वेटलैंड। पार्वती अरगा, गा से गोंडा। समान, म से मैनपुरी। समसपुर रायबरेली में। सांडी हरदोई। सरसई ई से इटावा। अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट टू नरौरा, अपर गंगा नदी का ये क्षेत्र जो है ब्रिजघाट से नरौरा बुलंदशहर गाजियाबाद में फैला हुआ है, ये भी वेटलैंड है। सूर सरोवर कीथम झील आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ। मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, याद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है, देख लिया आपने। द कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में दोनों है, छत्तीसगढ़ में 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया है। 51वें नंबर का था सिरीविल्लीपुथूर मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम बता दीजिएगा, 2021 वाली ही बता दीजिएगा, या नई आ गई हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में टाइगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा लखीमपुर खीरी में 1987 में बना। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा को नेशनल पार्क किस वर्ष नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, कमेंट कर दीजिएगा। दुधवा लखीमपुर खीरी, खास करके लखीमपुर खीरी वाले लोग पहले करेंगे। अमनगढ़ बिजनौर में है, टाइगर रिजर्व 2012 में बना। पीलीभीत 2014 में बना। बाघों की संख्या 173 है भारत में, टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ओके। भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, ओके, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था रसिया में, जिसमें 2022 तक टारगेट था कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने डबल कर दिया 2018 में ही पॉपुलेशन को, ठीक है। 53 टाइगर रिजर्व भारत में है। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एकमात्र है दुधवा, यहाँ पर लिखा भी है, 1977 में घोषित किया गया। प्राणी उद्यान की बात करें तो वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है। एलन फॉरेस्ट कानपुर में है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, ठीक है। लायन एंड एलिफेंट, अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ पर दी गई थी, ये कमेंट कर दीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। लायन एंड एलिफेंट सफारी पर चंबल अभ्यारण्य इटावा और मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है, ओके। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन डुआलिसी
व डिस्पीड हेयर पाई जाती हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। शेरवंडुआलिसी और डिस्पीड हेयर किसकी प्रजातियां? बारहसिंगा की। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद का मेजा कुरांव क्षेत्र प्रसिद्ध काले हिरण के लिए। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र याद रखिएगा। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई 2014 में। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व दुधवा है। कुकरैल लखनऊ में है। कुकरैल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया जैव विविधता विरासती स्थल। प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 और 2018 में, मतलब 18 में 173 याद रखिए। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या, तेंदुओं भी काउंट कर लिए गए, तो 2018 में 316 थे तेंदुआ। ओके, लेपर्ड। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यूपी का हिस्सा है क्या? हरियाणा का हिस्सा है क्या? मध्य प्रदेश का हिस्सा है क्या? राजस्थान का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा नहीं है ना? कमेंट करिएगा। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। संपूर्ण विश्व के 8000 सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कौशाम्बी, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में पाए जाते हैं। राज्य पक्षी है ना सारस अथवा क्रौंच। प्रदेश में गिद्ध पक्षी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। 2001 में गणना के अनुसार इनकी संख्या 2097 थी। गंगे डाल्फिन सुहिस या शिशु नाम दिया जाता है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक संख्या पाई जाती हैं। प्रयागराज से मिर्जापुर में शेर, बारहसिंगा, चीतल वगैरह 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 ये होता है। आगरा, इटावा, औरैया स्थित चंबल वन्यजीव विहार में घड़ियाल, डाल्फिन, मछली आदि मिलते हैं। चंदौली के चंद्रप्रभा विहार में चिंकारा, सांबर, तेंदुआ आदि मिलते हैं। एटा के पटना पक्षी विहार को राज्य सरकार ने रिजर्व घोषित किया है। वाराणसी में गंगा में रामनगर से राजघाट तक 7 किलोमीटर क्षेत्र में 1989 में स्थापित कछुआ वन्यजीव विहार विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार है वाराणसी में। ओके, कुकरैल लखनऊ व सारनाथ वाराणसी में कछुआ प्रजनन केंद्र है। काले हिरण के संरक्षण हेतु राज्य में 2, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है। गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है काले हिरण के लिए। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र। राज्य में गैर वन क्षेत्र के लिहाज से सर्वाधिक काले हिरण गभाना क्षेत्र में मिलते हैं, अलीगढ़ के। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। अनुसूचित जातियाँ शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। तो देश लेवल पे, कंट्री लेवल पे 366 संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि अनुसूचित जनजातियां वही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई हैं। ओके, और 700 से ज़्यादा ट्राइब्स भारत में पाए जाते हैं और सर्वाधिक ट्राइब्स की संख्या पाई जाती है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर फाउंड इन उड़ीसा। ओके, और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई ट्राइब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में जनजातियां शेड्यूल ट्राइब 10.6% हैं उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम जनजाति वाला जिला बागपत है। ओके, अनुसूचित जनजाति रहित जिले अयोध्या और जालौन है। अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। 2003 से पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध 5 थी जनजातियाँ, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, जराजी। लेकिन 2003 के बाद 10 और जोड़ी गई तो टोटल जनसंख्या हो गई 15। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1967 में 1967 में प्रदेश की 5 जनजातियां थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी व राजी को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। अब संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है। 10 2003 में जोड़ दिए गए। बाद में 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों, गोंड, धुरिया, नायक वगैरह वगैरह को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया, तो इनकी संख्या 2003 के बाद 15 हो गई है। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर की गई हैं जो नया करंट है आपका। यहाँ पर लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर, चंदौली, संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। कौन कौन से जिले के? संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर। संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में रहने वाली धुनिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगुण को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। ओके, उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में इन जातियों को पहले से ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा
मिला हुआ है और वर्तमान में 15 जनजातियां सूची में शामिल हैं अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर में रहने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करके अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान है। याद रखिएगा 4 जिलों के नाम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार तथा एवं महिगीर। गोंड समूह में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। इस समूह में कई जनजातियां आती हैं गोंड समूह में। इसके बाद खरवार आती हैं, फिर थारू समूह में एकमात्र थारू ही आती है, इसलिए कहा जाता है सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश की थारू है। लेकिन गोंड जो है कि गोंड समूह में कई जनजातियां आती हैं, इसलिए समूह में ज़्यादा हैं। ओके, गोंड समूह में देखिए गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड ये जनजातियां आती हैं। ठीक है, और ये जनजातियां जो 10 सूचीबद्ध की गई थी, इनमें से एक याद रखिएगा सहरिया, जो सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया ललितपुर में पाई जाती है, बाकी सब सोनभद्र में तो पाई ही जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थारू जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और किरात वंश से संबंधित हैं, और ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं थारू लोग। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह तथा 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन है। थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाने पर उसको पक्की पीढ़ी कहा जाता है। विधवा विवाह की प्रथा भी है इन लोगों में, जिसमें ये लोग लठभरवा भोज देते हैं। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय भी है जनजाति यानी थारू जनजाति के लिए खोला गया है। लखीमपुर वही जो क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है, ओके, और लखीमपुर वही जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, और लखीमपुर वही जो वन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र के बाद। बुक्सा जनजाति की बात करें, बुक्सा ट्राइब, बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा, बुक्सा, बिजनौर और आगरा, याद रखिए बिजनौर और आगरा, बुक्सा वाले बीए कर रहे हैं बिजनौर और आगरा में, ओके। और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी इन लोगों में होता है और अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। इन लोगों में अनुबंध मात्र होता है विवाह, मतलब पति पत्नी में कोई भी किसी समय भंग कर सकता है ना। इसमें बहुपत्नी तथा विधवा विवाह प्रचलित, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता, तखत याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, बिजनौर और आगरा में निवास करते हैं, याद रखिए। खरवार जनजाति कर्मा लोक नृत्य मुख्य रूप से इनका है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति निवास करती है। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के हैं, और कई उपजातियों में सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझायली, गोंजू, आर्मिया इनकी अन्य उपजातियाँ हैं। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ओके, ठीक है। तो ये जनजातियों से रिलेटेड सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जरूर करिएगा। जनजातियों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मान के चलिए। अब उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हमने बताया भी था ये थोड़ा सा टफेस्ट पोर्सन आ जाता है यूपी स्पेशल का, क्योंकि इसमें जो है कि चीज़ें ईयर वाइज ईयर याद करनी पड़ जाती हैं। कि सूचना मिली प्रयागराज से 1974 में, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में हुई, और प्रयागराज से सूचना मिलती है तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 1974 में बना, ओके। फिर बात कर दी गई कि सूचना मिल गई तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी गठन कर दिया जाएगा 75 में, यानी 74 में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 74 में हुई, और 75 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन हुआ, और भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थित है, ओके। सूचना मिल गई, दोनों बन गए 74-75 में। फिर पर्यावरण की भी बातें आने लगी, तो फिर 1976 में पर्यावरण के लिए बन गया पर्यावरण निदेशालय। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में बना दिया गया, ये भी प्रयागराज में। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है प्रयागराज में, ओके। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में है। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था 2002 में। कई बार पूछा गया बायोटेक्नोलॉजी सिटी, बायोटेक्नोलॉजी 2002 में घोषित किया गया लखनऊ को, ठीक है। उत्तर प्रदेश नक्षत्रशालाएं प्लानिटेरियम, याद रखिएगा। आर्यभट्ट और अंबेडकर नक्षत्रशाला एक ही का नाम है, दोनों रामपुर में है। आर्यभट्ट और अंबेडकर नक्षत्रशाला एक ही है, दोनों रामपुर में। इंदिरा गांधी लखनऊ इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, गोरखपुर में है। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में स्थित है, ओके। चलिए, याद हो गया।
ये अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर के। शिक्षा संस्थान और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए कृषि से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो कृषि वाला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में 1989 में बना। कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में 1989 में बना। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भी लखनऊ है। ये कृषि वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, सैम हिगिनबॉटम है ना, ये प्रयागराज में है, 1910 में बना। शैम्पू याद रखिए, शैम्पू पीछे प्रयागराज, सैम हिगिनबॉटम। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 1975 में बना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी कानपुर में 1975। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य आ से अयोध्या, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में। वल्लभ भाई पटेल जी का मेरठ में है, वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। बांदा वाला बांदा में ही है, 2010 में बना है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर रखें, कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर ये संस्थान है। सबसे पहले उर्दू संस्थान, पहली बात तो उर्दू संस्थान लखनऊ में, हिंदी संस्थान लखनऊ में, संस्कृत संस्थान लखनऊ में, सिंधी अकादमी लखनऊ में है। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, सिंधी लखनऊ में है सब। ओके ठीक है। सबसे पहले संस्कृत संस्थान की स्थापना, सबसे पहले उर्दू संस्थान की स्थापना 72 में होती है। उर्दू की 72 में, हिंदी की 76 में और संस्कृत की 76 में। उर्दू की पहले हुई है 72 में, हिंदी और संस्कृत की 76 में हुई है। उर्दू पहले 72 में, हिंदी और संस्कृत की 76 में हुई है। और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी लखनऊ में है। सिंधी अकादमी भी लखनऊ में 96 में। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज में है। पर्यावरण निदेशालय प्रयागराज में है। ओके ठीक है। ये हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 में है। याद कर डालिए भैया, याद कर डालिए। सिंधी अकादमी 1996 में, याद कर डालिए। क्वेश्चन घुमा के पूछे, घुमा के क्या ऐसे पूछ दिए जाते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। एक विमानन जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में बना है। ओके। बनारस BHU जो है कि 1916 में बना है। वाराणसी में सबको पता है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबको पता है, अलीगढ़ में 1921 में बना है। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1989 में बना है। प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना 1887 में बना है। प्रयागराज 1887 में सबसे पुराना है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। लक्ष्मीबाई जी का नाम जब भी आएगा तो झांसी। प्रयागराज वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में सबसे पुराना है। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4 हैं। केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान, तिब्बत की बात होगी तो सारनाथ में लोग आते हैं 1967 में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जतनगर बरेली 1983, ये बहुत बार पूछा गया है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जतनगर बरेली। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अभी बताएं प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। ओके। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 हैं। राज्य में राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में। राज्य का एकमात्र मुख्य विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है ना, दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। दिव्यांग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 2 हैं, लखनऊ और चित्रकूट में। ठीक है। लखनऊ वाली दिव्यांग यूनिवर्सिटी का नाम अगर पता हो जाए सर्च करके बता दीजिएगा। तो 2 दिव्यांग यूनिवर्सिटी हैं, दिव्यांग लखनऊ और चित्रकूट में। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट के तट पर हुई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन फेरे तिलक देत रघुबीर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। मिड डे मील पोषाहार योजना 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में, मिड डे मील योजना पोषाहार 1995 में, शिक्षा मित्र योजना 2002-1 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में। यानी मिड डे मील पोषाहार 1995 में शुरू कर दिया गया। फिर शिक्षा मित्र लोगों को लाया गया 2000 और 2001 में। फिर सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में कर दिया गया। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय मथुरा में है। दीनदयाल उपाध्याय वाला पशु चिकित्सा कहाँ है? मथुरा में है। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। और एक और हमने यहाँ पर कहीं देखा है, यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है ये। ओके ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने देखा है कौन सा?
दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है, यह मथुरा में है। ओके। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। ओके। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्टन 1826 में प्रकाशित हुआ, पंडित जुगल किशोर मिश्र इसके प्रकाशक थे। समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 से प्रकाशित होता है, इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। ओके। कोई भी समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। ओके। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ODOP के अंतर्गत देख लीजिएगा, भाषाओं की बात करें उत्तर प्रदेश में तो इधर देखिए भोजपुरी इस पूर्वी क्षेत्र में, और ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटिए। ये बघेली लैंग्वेज, बघेली, और उधर बुंदेली, इधर बुंदेली भाषा है, इधर बघेली भाषा है, बघेली। अवधी, भोजपुरी, बघेली, इन सब का मिश्रण यहाँ तक आप देखेंगे पूरे तरीके से चलता है, भोजपुरी से मिक्स है। और यहाँ पर कन्नौजी भाषा है, कन्नौजी, कन्नौज वगैरह ये क्षेत्र जो कन्नौजी बोला जाता है। ब्रज भाषा इधर मथुरा आगरा वगैरह में ब्रज भाषा, फिरोजाबाद वगैरह। कौरवी, खड़ी बोली को ही कौरवी बोला जाता है, कौरवी भी बोला जाता है, कौरवी खड़ी बोली को तो इधर सहारनपुर वगैरह में बोली जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखते हैं आगे। बोर तो नहीं हो गए आप लोग, बोर नहीं होना है आप लोगों को। अब थोड़ी ही चीज़ें और बची हैं। परिवहन तंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है राजमार्ग, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। ओके। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया है। लखनऊ प्लान 1985 से सड़क निर्माण से संबंधित है। लखनऊ प्लान 1985 में जो आया था सड़क निर्माण से संबंधित है, बोर नहीं होना है आपको। रेल परिवहन की बात करें तो रेलवे के टोटल जो 18 जोन है उसमें से 2 उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर रेल का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेल का प्रयागराज में, इसका 2 हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में है। बिजली लोकोशेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय में है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर कि रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ओके। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1959 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर तक 1859 में, और 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, 34 किलोमीटर भारत में। हाँ, 1956 में इसकी आधारशिला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रखी गई थी, इस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाले का। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में, लालगंज फेमस हुआ था दबंग मूवी के बाद। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय वाराणसी में है। ओके। अब हम वायु परिवहन की बात करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश बन जाएगा, पहला राज्य जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। कुछ संचालित भी हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में अभी संचालित नहीं है, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर संचालित है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में है, याद रखिएगा। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, बमरौली प्रयागराज में ऐसे ऐसे पूछा जाता है मिलाने के लिए। अभी पिछले 2 वर्षों से नहीं पूछा जा रहा है, अब एयरपोर्ट वगैरह का उद्घाटन हुआ है अभी नवंबर वगैरह में, तो फिर पूछा जाएगा। ओके। ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे एयरपोर्ट। और हम वाटरवेज की बात करें तो नेशनल वाटरवेज जो है कि इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर का है ना, प्रयागराज से हल्दिया तक। HAL हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन जो है वो रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में स्थापित है। ओके। रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है, रेणुकूट सोनभद्र में है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग ही है उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, मैनचेस्टर उत्तरी भारत का कानपुर।
1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। और उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान 1975 में लखनऊ में की गई इसकी स्थापना। ओके। परमाणु शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश में नरौरा बुलंदशहर में, 1991 1992 में 2 हैं। कमेंट करिएगा किस देश के सहयोग से बना था। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी मड़ुआडीह, टेराकोटा चिन्हट गोरखपुर में, चिन्हट और गोरखपुर में, चिन्हट टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन वाले, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, ट्रांसफार्मर झांसी में, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है मुरादाबाद, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ यानी लकड़ी वाले, काष्ठ पादुका पीलीभीत, पादुका पास से पीलीभीत, इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज फेमस है, इत्र नगरी, नगर महोदय श्री भी जाना जाता है इसको। चाकू रामपुर में, हाँ उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी किसी पेपर पूछा गया कि जो कन्नौज का युद्ध हुआ था पृथ्वी गौरी और जयचंद के बीच में, उसको क्या चंदावर का युद्ध पृथ्वीराज चौहान जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। वो वर्तमान में चंदावर कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी ने किसी एग्जाम में या इंजीनियरिंग वाले में किसी में पूछा अभी हाल ही में। कमेंट करिएगा कहाँ पर है चंदावर। ओके। वर्तमान में चाकू के लिए फेमस है रामपुरी चाकू, प्लाईवुड के लिए सीतापुर, सीमेंट उद्योग चुनार मिर्ज़ापुर, डल्ला सोनभद्र, चुर्क सोनभद्र, खेल सामान आगरा और मेरठ में, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, कांच के लिए सामान के लिए झूमर चूड़ियाँ सब कुछ यहाँ पर बनती हैं कांच का, एल्युमिनियम वही रेणुकूट, उर्वरक उद्योग के लिए आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में, उर्वरक के लिए आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में उर्वरक के लिए। ओके। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में, दिया सलाई माचिस के लिए बरेली सहारनपुर, छपाई फार्मा फर्रुखाबाद, कैंची मेरठ, खेल का सामान मेरठ, अफीम का कारखाना गाजीपुर में, जूट कारखाना कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में, सुरमा बरेली की बर्फी और बरेली का सुरमा। ओके। ब्लैक पॉटरी बरेली में दिया सलाई भी है और सुरमा भी है। ओके। कत्था उद्योग बरेली में है, बरेली में दिया सलाई सुरमा कत्था उद्योग। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का क्षेत्र है निजामाबाद वहाँ पर। ओके। क्वेश्चन पूछा 2021। बांसुरी पीलीभीत में और काष्ठ पादुका पीलीभीत में, बांसुरी पीलीभीत में, और बांसुरी के लिए पीलीभीत में एक महोत्सव भी अभी जल्दी हुआ था, है ना। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सहारनपुर, नजीजाबाद बिजनौर का, नजीजाबाद भी कई बार पूछा गया, बिजनौर का नजीजाबाद और बिजनौर ही जनपद से गंगा एंट्री करती है उत्तर प्रदेश। कृत्रिम रबर कारखाना रबर मोदीनगर, तो मोदीनगर किस जिले में है बताइएगा। रबड़ के लिए फेमस है रबर। पॉलीफाइबर बाराबंकी, विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण मॉडर्न बेकरीज अप्रैल पार्क कानपुर में, विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण मॉडर्न बेकरीज अप्रैल पार्क कानपुर, ट्रोनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में पूछा गया है, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में, है ना। बोर नहीं होना है, यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और बचा है, याद कर लीजिए। अब देखिए यही नोएडा की बात होती है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण 1976 में बना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा 1989 में, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा 1989 में, न्यू ओखला नवीन वृहत ग्रेटर नोएडा की बात है, ग्रेटर नोएडा 1991 में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लीडा 2005 में, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा 2001 में, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा 2007 में इन सब की स्थापना हुई। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा था यूपीडा ईडा लीडा क्या है फुल फॉर्म पूछ लेगा। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, इंडियन पल्सेस दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन पल्सेस आईपीआरवी कल्याणपुर कानपुर में, सेंट्रल टेक्सटाइल कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, चमड़ा के लिए फेमस कानपुर में, जूता संस्थान कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान है कानपुर में, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में,
इतनी चीज़ें जो है कानपुर में हैं। ओके, और डीएनए बैंक यहाँ पे कानपुर में, डीएनए बैंक हमने बताया लखनऊ में, और ये चर्म औद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में है। ओके, सेंट्रल सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, लखनऊ में। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सेंट्रल मैंगो वाला भी लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में है। ओके, केंद्रीय बकरी तो थी, गाय आपको पता होगा मथुरा में श्री कृष्ण जी से संबंधित गाय हैं, तो बकरी भी वहीं पर है मथुरा में। पोटैटो आलू के लिए मेरठ आलू मेरठ, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर की बात होगी, पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद फेमस है कांच के लिए। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में। पान के लिए महोबा, पान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र महोबा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली, और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में। तीनों याद रखिएगा, एवियन वाली पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली लखनऊ के पास है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है और घबराना भी नहीं। अभी पोटैटो वगैरह वाला हो गया, ये तो हो गया। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट, हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी। भारतीय कालीन उद्योग मतलब औद्योगिक संस्थान संत रविदास नगर भदोही। कालीन भैया तो मिर्ज़ापुर पिक्चर बनी, पिक्चर क्या सीरीज थी, मिर्ज़ापुर तो कालीन भैया थे ना तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान संत रविदास नगर भदोही। हथकरघा चौकाघाट वाराणसी, हाँ। भारतीय कालीन संत रविदास नगर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, राज्य का पहला व देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा में, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर फिल्म सिटी नोएडा में, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण हैं। कालपी आपको पता है यमुना नदी के तट पर है, जालौन में बीरबल जी का जन्म हुआ था। बीरबल जी के बचपन का नाम महेश दास था। हुलास खेड़ा लखनऊ में स्थित है, यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण हैं। तो हुलास कहाँ पर है, हुलास कहाँ पर है, कमेंट कर दीजिएगा। बिठूर कानपुर में, यहीं पर रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता। नैमिसारण सीतापुर में, यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता। महर्षि दधीची ने यहाँ अपनी अस्थियाँ दान कर दी थी। नैमिसारण सीतापुर में, सीतापुर लखनऊ से सटा हुआ। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये भी लखनऊ से ही सटा हुआ है। देवा शरीफ बाराबंकी में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार यहाँ पर है। देवा शरीफ में मेला लगता है। अब देखिए कुछ मिनरल की बात कर लें, मिनरल कहाँ पाए जाते हैं। तो तांबा प्लेटिनम और यूरेनियम मुख्य रूप से ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तांबा प्लेटिनम यूरेनियम ललितपुर में पाए जाते हैं। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और सोना की बात करें, शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में और ललितपुर एवं सोनभद्र में मिलता है। ठीक है। ज़्यादातर सोनभद्र मिर्ज़ापुर से संबंधित है। एस्बेस्टर मिर्ज़ापुर झांसी, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र। तांबा प्लेटिनम यूरेनियम याद रखिए, यूरेनियम ललितपुर में ही पाया जाता है। और सहरिया जनजाति एकमात्र जिले ललितपुर में पाई जाती हैं। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। ओके। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। मिर्ज़ापुर जिला अग्रणी है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, कजराहत क्षेत्र और बांदा में। ओके, ठीक है। जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला, ये कई बार पूछा गया। कांच बालू या सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला। कांच बालू वगैरह, अब गंगा और यमुना नदियों का संगम है, गंगा और यमुना नदियाँ लेकर आती हैं कांच बालू सिलिका सैंड में, प्रयागराज में। ओके, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण, गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है।
आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जो हमने घटना चक्र की आर्थिकी का बनाया, 2 लेक्चर देख लीजिए। एक आध क्वेश्चन मिल गए तो एक क्वेश्चन तो बहुत होता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से सही करना बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात होती है और उसी से सिलेक्शन भी होता है। गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद। गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद। गन्ना में तो जानते हैं गन्ना के उत्पादन में चीनी के उत्पादन पहले नंबर पे। तो गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। गोकुल पुरस्कार यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। कौन? नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हाँ ये सब तो देख लिए हम लोगों ने, फिर से देख लेते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू और सिंधी अकादमी लखनऊ में है। उर्दू वाली 72 में और बाकी ये दोनों संस्कृत और हिंदी 76 में। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927 में। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में, उसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद में है। ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। इसके पहले 4 एयरपोर्ट है केरला और तमिलनाडु में, और टोटल 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे जब 5 बन के तैयार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अयोध्या और जेवर वाला बन रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 5 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। याद रखिए कुशीनगर का हो चुका है, और जेवर एयरपोर्ट, जेवर वाला, इसका भी उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, बन जाएगा तब उद्घाटन होगा। ओके, ठीक है। ये कुछ नृत्य हैं। चरकुला, ब्रजभूमि, पाई डंडा, राई, दीपावली, सौरा और कार्तिक गीत, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कर्मा लोक नृत्य हमने बताया था, तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा लोक नृत्य? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। किस जनजाति के द्वारा? चौरसिया जौनपुर में, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र में कुछ गीत हैं। कजरी मिर्ज़ापुर बुंदेलखंड क्षेत्र, आल्हा बुंदेलखंड में, और बिरहा पूर्वांचल में। बिरह ओके, बिरहा। उत्तर प्रदेश के कुछ मेले हैं, तो बताइएगा सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण मेलों को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर है गंगा महोत्सव वाराणसी में, सबको पता होगा, गंगा नदी। परिक्रमा मेला अयोध्या में है। कबीर मेला मगहर, ये भी पता होगा। कंपिल आपको कंपिल पता होगा तो फर्रुखाबाद में है। रामायण मेला चित्रकूट में है, अयोध्या में नहीं, रामायण मेला चित्रकूट में है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर पता होगा, आगरा गंगा नदी किनारे। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, मकनपुर बिल्हौर कानपुर में, याद रखिए क से कानपुर बिल्हौर। ओके। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, महत्वपूर्ण है, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में है। ढाई घाट मेला, इस टाइप के क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है, और सही कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। और यही याद करना होगा, इतने में से आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। ढाई घाट शाहजहाँपुर में, ढाई घाट शाहजहाँपुर, मकनपुर बिल्हौर कानपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। कालिंजर का किला बांदा, आपको पता ही होगा। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, देवी पाटन मेला बलरामपुर। कैलाश मेला आगरा एवं सिकंदरा में। सोरो मेला, कासगंज में, कासगंज के पटियाली में किसका जन्म हुआ था? कमेंट कर दीजिएगा। लठमार होली बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद मेला, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है और 2021 का डेट क्या थी मनाए जाने की? ओके, और इसकी थीम क्या थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, एक लाइन लिखिएगा इसके बारे में, और थीम क्या थी 2021 वाली? आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। कजली महोत्सव महोबा। ओके। रामनगरिया श्रीरामपुर श्रावणी, तीनों मेला फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में, स से सहारनपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर में होता है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। ये गोविंद सागर वगैरह जैसे यहाँ पर शाकंभरी देवी मेला, ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनकी संभावनाएं कम है। रामनवमी मेला अयोध्या फैजाबाद में होता है, राम जी से रिलेटेड। रामनगरिया, श्रीरामपुर, श्रावणी, ये सब मेला फर्रुखाबाद में, लेकिन रामनवमी मेला अयोध्या में होता है। राम बारात जाती है आगरा में, राम बारात आगरा में, रामनवमी अयोध्या में। ओके। अब यहाँ राम जी से रिलेटेड और हैं, श्री राम से रिलेटेड रामायण मेला चित्रकूट में। ओके, चित्रकूट में है रामायण मेला, याद रखिएगा।
यहीं से घुमाया जाएगा आपको। और यहाँ पर खनिजों के बारे में हमने देख लिया, प्रमुख उद्योगों के बारे में तो हमने देख ही लिया। हाँ, दरी वगैरह, निर्माण, साबुन, जरी, चिकन, इत्र, सुगंधित कन्नौज में देख लिया। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज। जरी का काम लखनऊ, वाराणसी। चाकू, हाथरस। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं और पीतल का सर्वाधिक काम होता है कहाँ पर? मुरादाबाद में। दिया सलाई बरेली वगैरह। दरी सीतापुर। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आजमगढ़ वगैरह सब मिट्टी से रिलेटेड हैं। लकड़ी का फर्नीचर तो ये सब हो गया, पीछे हम लोगों ने देख लिया। हाँ, उत्तर प्रदेश सीमांत जोत की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से कम के लोगों को सीमांत जोत कहा जाता है। सीमांत जोत है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, सीमांत 1 से कम, लघु 1 से 2, अर्ध मध्यम जोत जो होते हैं 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10 और बृहद जोत 10 हेक्टेयर से और इससे अधिक वाले। ओके, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें। हिंदी पत्रकारिता 2-4 मिनट और लगेगा। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड हमने बताया आपको, पंडित युगल किशोर मिश्र शुक्ल के द्वारा कानपुर के थे। इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित करवाया था 1826 में कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित यह पत्रिका साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांत का पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित कराया। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचारक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से होता था। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से होता था। हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक दैनिक हिंदुस्तान, इसके संपादक महामना मदन मोहन मालवीय का प्रथम अंक 1885 में प्रकाशित हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब उर्दू के पत्रों की बात करें तो भारत में उर्दू का पहला अखबार था जामे जहानुमा, भारत में था। इसका प्रकाशन 1822 में कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक थे सदा सुखलाल, उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले। तो सदा सुखलाल जी ने 1822 में जामे जहानुमा का प्रकाशन करवाया कलकत्ता से, उर्दू का प्रथम अखबार भारत का। उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफेन ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सीफेंक ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार था, जिसका प्रकाशन लालजी द्वारा किया गया। ल से लखनऊ, ल से लालजी, लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरे तरीके से आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। ओके, इतना तैयार कर ले जाइए, बहुत है, बहुत एलिमिनेट कर ले जाओगे आप लोग। बाकी करंट अफेयर वगैरह पढ़ लीजिए, यूपी का हमने पढ़ा दिया है, जाकर देख लीजिए बेहतर तरीके से। रिवीजन करिए। ये रिवीजन लेक्चर था, इसके पहले हमने लेक्चर दिया था। तो बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।